आपका एक बार फिर से स्वागत है और ये जो पूरा आंकड़ों का खेल है अब हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम सब हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सब, और ऐसे ही बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं जो हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले कुछ हॉट सीट्स पर हम आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसी ही हॉट सीट है जिसका नाम है अमरावती, और वहां पर नवनीत राणा और बलवंत वानखेड़े के बीच का मुकाबला है। नवनीत राणा है बीजेपी से और बलवंत वानखेड़े हैं कांग्रेस से, और इन दोनों के बीच भी बड़ा जो है कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और नवनीत राणा पहले पिछले चुनाव में यहां से जीती थी। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको? और पहले जीती ही नहीं थी, पिछली बार इंडिपेंडेंट जीती थी एनसीपी कांग्रेस के समर्थन से जी। तो इस बार जो है उनके चांसेस जो है ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता उस सीट के ऊपर वोटिंग वाले दिन हमारे सर्वे में अन्य के मुकाबले बेहतर पाई गई, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। दिलचस्पी है सुधीर की नवनीत राणा ने ऐसी सीट पर जीत हासिल की निर्दलीय के तौर पर जो कि शिवसेना का गढ़ मानी जाती थी, इसलिए वो काफी क्लेम टू फेम उनका राइज हुआ। संसद में बहुत अच्छे से बोलती थी, हनुमान चालीसा को लेकर उन्होंने पाठ किया, जगह जगह पर आंदोलन छेड़े। लेकिन पिछली बार निर्दलीय लड़ी और वो कांग्रेस एनसीपी के सपोर्ट से वो चुनी गई थी, लेकिन पार्लियामेंट में जाने के बाद वो प्रधानमंत्री की बहुत प्रशंसा करती हैं और बीजेपी की तरफ अब आ गई हैं। अब बीजेपी के सीट पर साहब कह रहे हैं कि वो ज्यादा लोकप्रिय है। तो नवनीत राणा अगर हमें देख रही होंगी, जो मुझे पूरा यकीन है वो देख रही होंगी, या उनका कोई ना कोई परिवार का सदस्य देख रहा होगा, तो उनके लिए खुशी की बात है। हॉट सीट कुल हवा में। अब महाराष्ट्र की सीट बारामती का घड़ी आ गई है, तो हम आपको बताते हैं सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार। बारामती की सीट बहुत दिलचस्प है, वो इसलिए क्योंकि एक ही पवार फैमिली में किसको पावर जनता देगी इस पर लोगों की नजरें हैं। तो भाभी और ननद आमने सामने है। सुप्रिया सुले शरद पवार की पुत्री हैं और उनके की एक लेगेसी वो शरद पवार की है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अजित पवार की पत्नी अगर सुनेत्रा पवार है, तो अजित पवार और सुनेत्रा पवार वहां पर जब दिल्ली में रहते हैं सुप्रिया सुले या शरद पवार, तो वहां का कामकाज ये दोनों ही देखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनकी वहां पर लोकप्रियता कम है। अजित पवार भी अपने दम पर इस पूरे इलाके में एनसीपी के बड़े नेता के तौर पर बहुत वर्चस्व रखते हैं। लेकिन सुनेत्रा पवार, अगर आप उनके इंटरव्यूज, उनके भाषण देखें, तो जो वो फ्लुएंसी या अनुभव अब सुप्रिया सुले के पास है, वो उनमें कमी दिखाई देती है। मैंने भी बड़ी कोशिश की, उनसे मिली भी मैं, लेकिन वो इंटरव्यू देने को राजी नहीं हुई। ऑफ रिकॉर्ड उनका ये मानना था कि मैं भी नेशनल टीवी पर नहीं बोलना चाहती हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस की भी कमी थोड़ी दिखाई दी, जैसा मुझे लगा। लेकिन सुप्रिया सुले ज्यादा लोकप्रिय है। प्रदीप जी? नहीं, इसमें तीन बातें हैं जिसकी मैं बताना चाहूंगा आपको। एक कि सुप्रिया सुले जी जब शरद पवार जी बारामती से एमपी थे, तब से लेके अभी तक वो लगातार जमीन के ऊपर बारामती के लोकसभा क्षेत्र में काफी काम किया उन्होंने और काफी जुड़ाव है, कनेक्ट है उनका, वो एक बात है। दूसरी बात है कि जो भी हुआ दोनों एनसीपी परिवार या पार्टी के बीच में, जो दो नई पार्टियां बन गई, तो एक सिंपैथी जो है शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ है। तीसरी जो बात है वो अजित दादा पवार के फेवर में है, वो है जो चिन्ह है पार्टी का घड़ी, वो उनके पास है। एनसीपी अजित पवार के साथ है, और नई चिन्ह के साथ तुतारी, जो कि एनसीपी शरद पवार का चिन्ह है, सब तक पहुंचाना अपने आप में चुनौती और चैलेंज है। इसलिए आप पा रहे हैं दोनों में से कोई भी जीत सकता है। ठीक है, थोड़ी लोकप्रियता जो है वो सुप्रिया सुले की ज्यादा है। इस बार महाराष्ट्र में से समस्या यही है कि चिन्ह कहीं है और चेहरा कहीं है। आपस में मिक्सअप हो गए, बहुत बड़ा मिक्सअप हुआ। और इसको एक समय लगता है कि प्रोसेस है ये लोगों तक पहुंचना और समझा पाना कि अब हमारा ये चिन्ह है। तो नए चेहरे के साथ पुराना चिन्ह है, और पुराने चिन्ह के साथ कई बार आप देखो वो उल्टा भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और 15 से 20 लाख लोग वोट करते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में। इतना आसान नहीं होता इतने कम समय में अपने चिन्ह को पहुंचा। जी, एक और हॉट सीट है अंजना, और वो है हैदराबाद की। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच में मुकाबला है, और देखिए ये भी बहुत कड़ा मुकाबला हो सकता है। वैसे तो वो ओवैसी की पारंपरिक सीट मानी जाती है और ओवैसी साहब लगातार वहां से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने माधवी लता को वहां पर उतारा है, जो कि एक फायर ब्रांड महिला नेता हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि माधवी लता पहली ही बार में ओवैसी साहब को अच्छी टक्कर इस समय दे रही है।
बाकी प्रदीप जी और ज्यादा मैं- बता सकते बिल्कुल हैं। वो बताएंगे। और हैदराबाद जब मैं गई तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने दोनों का इंटरव्यू किया। तो माधवी लता जब श्लोक पढ़ती हैं और अपने रूप में आती हैं तो वो एकदम अद्भुत लगती हैं, मतलब अलग अंदाज उनका आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपको पार्टी ने खोजा कैसे, आपको ये टिकट मिला कैसे, क्योंकि वहां पर वो एक सोशल एक्टिविस्ट इस तरह का काम करती हैं। तो कहती है मुझे ड्रोन से खोजा जी। और ड्रोन से आपको खोजा? तो उनका वो कहना है कि मतलब शायद वहां पर जो उनकी एक छवि बन गई थी, क्योंकि वो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत हिंदू पूजा पाठ करती हैं, तो इसलिए उनको खोजा गया। लेकिन वो भी ओपनली ओवैसी के बारे में ज्यादा नहीं बोलती हैं, वो असद भाई ही बोलती हैं, क्योंकि उस पूरे इलाके में अगर उनको भी जीतना है तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो पसमानदा मुस्लिम है वो उनके लिए वोट करे। बहुत सारे फैक्टर्स। और ओवैसी की वहां पर काफी एक छवि बनी हुई है, पहले से एक होल्ड है वहां। और इस बार जो हुआ ये है कि हमेशा से पहले 10 साल पहले से कांग्रेस और ओवैसी के बीच में चुनाव मेन कॉन्टेस्ट होता था। उसके बाद बीआरएस आ गई, उसके बाद अब बीजेपी आ गई। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या मुस्लिम वोट का बंटवारा कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी के बीच में उस संख्या में होता है या नहीं होता है। केवल इस बात का देखने का विषय है। और जिस हिसाब से ओवैसी की पॉपुलैरिटी है हैदराबाद सीट के ऊपर, हमें लगता है और जो जनता ने जो बताया, ओवैसी के पक्ष में जो है वो बेहतर हवा बहती हुई दिख रही है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने वहाँ काम भी किया है प्रदीप जी, क्योंकि उन सीट पर मैं गई हूँ, 3 बड़े अस्पताल वहाँ पर चलते हैं जो उन्होंने बनाए हैं। पूरे इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई उनको पूछते हैं। ये अपने आप में एक, आप कह लीजिए असदुद्दीन ओवैसी का वहाँ पर असर है। वहाँ एक गोल खाना है, एक चौक है जहाँ पर वो शाम में पहुंचते हैं बाइक से, और उसके बाद वहाँ पर लोगों का हुजूम शाम में बैठा रहता है, और उसके बाद वो सिर हिला हिला के उनको भाषण देते हैं और एक अलग अंदाज में बोलते हैं। तो एक वक्ता के तौर पर भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है उससे मुकाबला करना होगा माधवी लता को। मैंने उनसे कहा माधवी लता को कि 4 जून को आप कह रही हैं आप जीतेंगी तो इंटरव्यू देंगी? बोली 4 को नहीं 5 को दूंगी। मैंने कहा क्यों? तो कहती है उस दिन मैं विजय जुलूस निकालूंगी। तो उनका भी कॉन्फिडेंस कम नहीं है। नहीं, वक्ता के तौर पे तो मैं जरूर कहूंगा कि ओवैसी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, उसमें सबको पता है। लेकिन माधवी लता भी कोई कम नहीं है एग्जैक्टली बोलने के मामले में। लेकिन मैंने बताया जैसे परिवर्तन टेक्स टाइम, समय लगता है। अब देखिए अगली जो हॉट सीट है वो है कोयम्बटूर, जहां पर जेपी राजकुमार और के अन्नामलाई, यानी डीएमके के जेपी राजकुमार और बीजेपी के अन्नामलाई के बीच में ये कांटे की टक्कर है। और कहा जा रहा है कि अन्नामलाई इस बार इस सीट को क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। असल में ये इज्जत की लड़ाई है। बिल्कुल। और के अन्नामलाई का जिस तरह का राइज हुआ है इतनी कम उम्र में, तो बहुत लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से। नहीं, ऐसे नहीं है, हारने की बात नहीं है या जीतने की बात नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने करीब करीब 2 साल तमिलनाडु के अंदर इतनी सारी यात्राएं, पदयात्रा और जनता के साथ जुड़ने की कोशिश की है, और कहते हैं ना कि बीजेपी का झंडा लेके घूमे। बीजेपी लोकसभा के लिहाज से 3 या 4 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती थी और उसमें भी हार जाती थी। सिर्फ एक बार कन्याकुमारी जीते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो जो हम वोट शेयर देख पा रहे हैं तमिलनाडु में, बीजेपी खुद का डबल डिजिट में 14% के आसपास बीजेपी खुद का, बाकी का गठबंधन का तो 20-21 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन उसकी सबसे प्रमुख वजह जो है मोदी तो हैं, उसके बाद अन्नामलाई है। और जब पीएम वहां जाते हैं रैली में या कोई भी, तो मंच पर प्रधानमंत्री के बगल की सीट पर अन्नामलाई बैठे होते हैं। थाम्बी वहां पर कहा जाता है भाई को, और वैसे थाम्बी उनको बोला। और गृहमंत्री अमित शाह भी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एक युवा के रूप में तमिलनाडु में उन्होंने मेहनत बहुत की है। लेकिन इस सीट को लेकर शंका कई लोग उनके नाम पर जाहिर कर रहे हैं पहले से प्रदीप। इसीलिए मुकाबला कड़ा है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हवा जो है थोड़ी सी विपरीत दिशा में है इस समय। बट मुकाबला कुछ भी हो सकता है। ओ, मतलब आप कह रहे हैं डीएमके के पक्ष में? हाँ, डीएमके के चांस थोड़े से स्लाइटर। वहाँ एआईएडीएमके के भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि अलायंस में तो इस बार बीजेपी लड़ नहीं रही है, तो 3 उम्मीदवार हैं। अगर कुछ बट्टा वट्टा का मामला होता है तब शायद फायदा हो। चलिए देखते हैं, 4 को पता चलेगा जी। अब अगली सीट है, आपने अभी कन्याकुमारी का नाम लिया और देखिए कन्याकुमारी की सीट आ गई। कन्याकुमारी पर विजय वसंत का मुकाबला है पी राधाकृष्णन से। विजय वसंत कांग्रेस से और पी राधाकृष्णन है बीजेपी से। यहां भी कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। ये भी बिल्कुल ऐसी ही हॉट सीट है जैसी हॉट सीट इस समय हमारी है। इसके बारे में क्या विचार है आपका? कन्याकुमारी में देखिए बीजेपी ने, जैसे मैंने कहा, 19 में तो नहीं जीत पाए थे,
तो ये सीट के ऊपर मुकाबला हिंदू जो पॉपुलेशन है रामेश्वरम होने की वजह से, रामेश्वरम टेम्पल जो 4 तीर्थ स्थानों में आता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण्स हैं, तमिल ब्राह्मण्स हैं, और उसके चलते बीजेपी की एक संभावना बनती है। लेकिन इस चुनाव में थोड़ी सी हवा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जरा ज्यादा नजर आ। और ये बीजेपी के पी राधाकृष्णन जो है यही 2014 में ये सीट जीत कर लाए थे बीजेपी के लिए। तो तमिलनाडु में एकमात्र सीट जो बीजेपी जीती है वो 2014 में यही कन्याकुमारी की सीट जीती है और यही पी राधाकृष्णन वहां पर जीते थे। और यहाँ पे एक और चीज हुई है, बुजुर्ग वर्सेस यूथ, युवा की भी लड़ाई को उस रूप में भी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। अगली सीट की तरफ चलते हैं, केरल में तिरुवनंतपुरम, जो कि बहुत दिलचस्प सीट है मेरी नजर में, क्योंकि यहाँ पर शशि थरूर चुनावी मैदान में है, जो कि अब लगातार वहां जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को वहां चुनावी मैदान में उतारा गया है। हॉट सीट कूल हवा में अब बात तिरुवनंतपुरम की करते हैं तो शशि थरूर का देखिए एक अपना चार्म है और एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर जब चुनाव हुआ तो उन्होंने अपना नाम फाइल किया था और उसमें भी बड़ी दिलचस्प खबरें आई थी कि कुछ जो महिलाएं हैं उन्होंने सिर्फ हार्ट बनाकर डाल दिया था, उन्होंने वोट ही नहीं डाला था। कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, वो यूएन के भी अध्यक्ष बनना चाहते थे एक टाइम पे। तो चुनाव तो उन्होंने सारे बड़े बड़े लड़े हैं, संयुक्त राष्ट्र का भी चुनाव उन्होंने लड़ा। लेकिन अगर 2 से 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, खैर शशि थरूर के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, अगर उस पर हम लोग जाएंगे तो आधा घंटा कम पड़ जाएगा। लेकिन अब राजीव चंद्रशेखर की तरफ चलते हैं, क्योंकि राजीव चंद्रशेखर का भी एक अपना बीते दिनों में उनकी अपनी एक पहचान बनी है, केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम किया। और अगर केरल अपनी बाहें थोड़ी सी भी बीजेपी के लिए खोल रही है तो यहाँ पर इशारा क्या है? हॉट सीट कूल हवा में पहले तस्वीर उनकी लगी है, तो क्या शशि थरूर के लिए परेशानी वो बन रहे हैं? इस बार जो है मैं बता दूं कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है, लेफ्ट पार्टी भी मुकाबले में होती है और बीजेपी को 14 और 19 में लगातार, और 19 में खासकर 31% वोट मिला था। त्रिकोणीय मुकाबले में जिसको यदि 35-36 मिल जाए तो वो जीत जाता है। तो इस बार जो है मुकाबला अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है, हमारे सर्वेयर्स को लगता है कि राजीव चंद्रशेखर इस सीट के ऊपर बीजेपी के शशि थरूर से ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो उनकी संभावनाएं अच्छी हैं। अब अगली सीट राजस्थान की चलते हैं, बाड़मेर की सीट। ये सीट बहुत दिलचस्प है। देखिए कुछ सीटें जैसे काराकाट, जहां पवन सिंह इंडिपेंडेंट उतरे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जो पहचान बनी है कुछ जगहों पर, उनमें से एक बाड़मेर की सीट बहुत दिलचस्प है। इस सीट को कवर करते हुए भी मैंने यही देखा, देखिए रविंद्र भाटी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां पर है और दूसरी तरफ उम्मेदराम बेनीवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन रविंद्र भाटी की पॉपुलैरिटी की चर्चा उस पूरे इलाके में है। और ये जो वहां पर कैलाश चौधरी बीजेपी की तरफ से, हालांकि उनकी तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन 2019 में कैलाश ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को हराया था, जो कि जसवंत सिंह के बेटे हैं। जसवंत सिंह बीजेपी सरकार में पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नाराजगी उनके बेटे की मानवेंद्र सिंह को उन्होंने हराया हुआ था एक वक्त पर कांग्रेस के टिकट पर। तो ये बहुत दिलचस्प सीट है और यहाँ पर हॉट सीट कुल हवा। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं आप? भाटी जी की लोकप्रियता ज्यादा दिख रही है? भाटी जी की लोकप्रियता थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत मामूली है। देखिए कब जब भी कोई इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने की स्थिति में आता है, लोकसभा में खासकर, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत और वोट लेके आना पड़ता है दूसरी सेट पार्टी के मुकाबले, क्योंकि मैंने जैसे बताया उसके अपने नए चिन्ह को जनता तक पहुंचाना अपने आप में बड़ा काम होता है। बट यहाँ पर वो होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, अब मैं थोड़ा आपको इस चर्चा से बाहर लेकर जा रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कल के एग्जिट पोल के बारे में कि एलजेपी 5 सीटों पर लड़ रही थी और आपने 6 सीटें दे दी और उसको लेकर बड़ी ट्रोलिंग भी हो रही है आपकी। हमने कोई उस पर आपका स्पष्टीकरण क्या है? देखिए ये अंगूर खट्टे वाली बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चैनल के ऊपर टाइपो मिस्टेक भी होती है, 4 से 6 दिखा दिया गया, वो 4 से 5 था एक्चुअली, 6 वहां पे टाइप हुआ है। लोग उसमें भी संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और ये साफ साफ लिखा था कि 5 सीटों पे लड़ रही है एलजेपी बिहार के अंदर चुनाव। लोग अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं तो तलाश सकते हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 4 जून को रिजल्ट आएंगे और सब दूध का दूध और पानी का पानी सिर्फ विपक्षी पार्टियों को नहीं पूरे देश को नजर आएगा। कई लोग एग्जिट पोल पर भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे ये तो एक कमरे में बंद करके बैठ के ऐसे ही नंबर भर लिए हैं।
वो एक कमरे में अंजना जी के साथ ही था। मैं कर्नाटक के चुनाव में जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे, तो अंजना जी ने उनको ये कमेंट किया था कि आज आपको प्रदीप जी बड़े प्यारे और दुलारे नजर आ रहे हैं। तो मैं उनकी दिक्कतों को समझ सकता हूं। जब आप उनके हिसाब से कुछ नतीजे बता दें तो वो बड़े गदगद होते हैं, तब प्रदीप जी का चेहरा इतना नूर भरा दिखता है उनको। और जैसे ही आप नतीजे ऐसे बताएं जो जरा सा कड़वा हो, तो प्रदीप जी की फिर आंखें भी खराब लगती हैं, इनकी नाक भी टेढ़ी लगती है और इनकी हर बात उनको गड़बड़ लगती है। मतलब ये आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद से जो पूरी प्रक्रिया शुरू होती है ना, हो जाता है कि सब मिले हुए हैं जी। चलिए, अब राजस्थान की भी हमने चर्चा कर ली। राजस्थान में जैसा कि हमने आपको लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल में भी बताया, कुछ सीटों पर अगर बीजेपी फिसलती हुई दिख रही है तो उसमें कांग्रेस हो, निर्दलीय जैसे लोग हो, जिसमें आपने भाटी की बाड़मेर वाली सीट देखी, वहां पर मामला पलट सकता है और ये शायद जो पूरा नंबर्स है बीजेपी का वहां पर अफेक्ट करेगा। झारखंड एक और राज्य जहां पर सबकी नजर है, ये इसलिए इस बार है क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन जेल में है और सीता सोरेन वहां पर जेएमएम छोड़ के बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में है। नलिन सोरेन वहां पर जेएमएम की तरफ से उनको चुनौती दे रहे हैं। और जो हॉट सीट कूल हवा में कल्पना सोरेन की भी चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ सकती है, नहीं लड़ सकती है, लेकिन इस बीच कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, लेकिन सीता सोरेन यहां से बीजेपी के टिकट पर लड़ रही है। और ये कूल हवा किसके लिए बहती हुई आपको दिख रही है प्रदीप जी? नहीं, ये कूल हवा इस समय तो सीता सोरेन जी के पक्ष में दिख रही है, बट यहाँ भी अंतर बहुत है। देखिए, यहाँ पे आदिवासी इतना ज्यादा वोट है, हर आदिवासियों तक पहुँचना बहुत एक मुश्किल काम होता है। इस सीट पर भी मुश्किलात होती हैं पहुँचने के लिए, लेकिन कूल हवा हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। पर इसमें अंजना एक मुद्दा ये भी उठता है, देखिए वो सारे नेता जो जेल गए उनमें हेमंत सोरेन भी हैं जो जेल गए। जेल जाने पर किसी को फायदा होता है और किसी को फायदा नहीं होता है, लेकिन हेमंत सोरेन को हम देख रहे हैं कि जेल जाने के बाद से उनकी पार्टी ने लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपको ऐसा लगता है कि जेल जाने से उनके प्रति एक सहानुभूति आई है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि जेल जाना अकेला महत्वपूर्ण नहीं है, किस वजह से आप जेल गए। देश को बचाने के लिए जेल जाना ये महत्वपूर्ण है, जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं अभी। बिल्कुल, जेल किस वजह से आप गए, उसमें कितनी सत्यता है और जनता के लिए आपने क्या किया है जब आप सरकार में थे या आप फोरफ्रंट पे थे। इन सब चीजों का आकलन करके जनता ये निर्णय देती है। हाँ, जेल जाना और उसमें एक वो भी शामिल हो जाता है, बहुत सारी वजह होती है किसी के भी जीतने और हारने की, उसमें एक वजह जेल जाना भी हो सकती है दुमका को लेकर। लेकिन बहुत जो बीजेपी के नेता थे उनकी आंखें टेढ़ी हुई थी, क्योंकि वो जेएमएम से और उसी हेमंत सोरेन परिवार से आप ला रहे थे, सिटिंग एमपी का आपने टिकट काटा था। फैसला ऐसा है, लेकिन और कई आरोप भी हैं। अब इन सब के बीच आपने उनको टिकट दिया, लेकिन देखिए अब अगर ये जो बता रहे हैं प्रदीप जी ये होता है तो ये भी दिलचस्प होगा देखना। हार और जीत अंजना यही होती है, अगर ये जीत गए तो कहा जाएगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, और अगर हार गए तो कहा जाएगा कि ये बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, चूक हो गई। चलिए, अब आपको बिहार की तरफ लिए चलते हैं, सिवान की सीट पर। सिवान की सीट बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन उससे पहले हम आपको सारण सीट स्क्रीन पर दिखाते हैं। सारण की चर्चा कर लेते हैं। राजीव प्रताप रूडी वर्सेस रोहिणी आचार्य। जायंट किलर राजीव प्रताप रूडी बने जब उन्होंने राबड़ी देवी को इस सीट पर हराया था। रोहिणी आचार्य, देखिए यहीं पर सवाल आता है कि सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपका इन्फ्लुएंस, आपके ट्वीट्स वायरल हो सकते हैं, लेकिन क्या चुनाव में आप जीत पाएंगे? अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन हॉट सीट कूल हवा में ये जो राजीव प्रताप रूडी ने एक वक्त पर जो कि वर्चस्व था लालू परिवार का सारण सीट, उसको उन्होंने छीना और अब वो लगातार जीत रहे हैं। अब लालू की बेटी है, अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य वहां पर चुनावी मैदान में है। राबड़ी देवी को हराया और अब राबड़ी देवी की बेटी है। नहीं, अब देखते हैं इस सीट के ऊपर, सारण सीट के ऊपर मैं कहूंगा कि अच्छी खासी हवा जो है इवन रोहिणी आचार्य जी के फेवर में भी है, इन द सेंस कि काफी सिंपैथी है उनकी, और लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है और थोड़ी सी एज जो है बीजेपी के पक्ष में। 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था इसी सीट से, फिर 2019 में भी वो जीते। अब क्या 2024 में वो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को भी हराकर यहाँ पर जीतेंगे?
थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके लिए इंतजार करना बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर बता रहे हैं, जबरदस्त मुकाबला, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। अब इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। एक और ऐसी ही सीट जहां पर मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव है, पाटलिपुत्र सीट। और ये सीट भी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि रामकृपाल यादव चाचा भी हैं और बहुत मतलब इतने करीबी लालू प्रसाद यादव के कि एक वक्त पर जब वो रेल मंत्री थे तो उनके एकदम अगल बगल आसपास चलते रहते थे। वो अब बीजेपी में चले गए हैं और 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। मीसा भारती से फिर इसी सीट पर उनका मुकाबला है। किसके लिए बह रही है ठंडी हवा? नहीं, यहाँ पे ठंडी हवा तो प्योरली इस बार जो है मीसा भारती के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में नजर आ रही है। और आरजेडी इस सीट के ऊपर चुनाव के दिन दूसरी अन्य पार्टियों से काफी लोकप्रिय है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आरजेडी के पक्ष में हवा नजर आ रही है। तो ये फिर बहुत बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी फिसल रही है उनमें से एक सीट रामकृपाल यादव की हो जाएगी। क्योंकि रामकृपाल यादव को मैंने बीते 10 साल में देखा है, वो जीतते हैं उसके बाद से एकदम ही मतलब जैसे जिसको कहते हैं आपने उनको एक्शन में नहीं देखा। तो अब कैसे वहां पर एक श्रेय अंजना तेजस्वी यादव को जा सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ये लोनली बैटल लड़ा है, मतलब अकेले अपने दम पर, तो उनमें विश्वास नजर आता है। और उन्होंने जो कैंपेन किया, बड़ा जबरदस्त कैंपेन किया। हालांकि देखिए इंडिया गठबंधन का कोई और नेता उनके साथ नहीं था, लेकिन तो भी मैं देख रहा था वो हेलीकॉप्टर में केक काट रहे थे कि उन्होंने 200 रैलीज की हैं, उसका उन्होंने केक काटा था। तो एक ये बात तो है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन में देखें मेहनत के तौर पर, तो विपक्ष में तेजस्वी यादव का नाम आता है जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की और उनकी पीठ में भी दर्द था। आखिर के दिनों में तो वो व्हील चेयर पर भी जा रहे थे। तो लोगों ने ये देखा है, मुझे लगता है कि लोग ये भी देखते हैं कि कौन वाकई कितनी मेहनत कर रहा है। मेहनती नेता भी लोगों को अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुधीर जी। जैसे हम बात कर रहे थे अन्नामलाई की, तो उसी हिसाब से मेहनत जो है, मेहनत और पैशन, अगर आप अन्नामलाई को देखेंगे, तेजस्वी यादव को देखेंगे, मेहनत परिश्रम है लेकिन आपको उसमें जोश और पैशन भी उतना ही दिखेगा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। और तेजस्वी यादव की वजह से ही जो स्थिति बनी, खासकर 2020 के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी के पक्ष में, प्योरली उनकी वजह से। यदि कांग्रेस ने वहां पे थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया होता तो 10 सीटों से तस्वीर कुछ और होती। लालू यादव के परिवार में अब ये जो जनरेशनल ट्रांजिशन है अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से पार्टी को संभाल लिया है। हाँ, ये कह सकते हैं ना, जमीन के ऊपर उनका जो कनेक्ट है, जुड़ाव है, वो अच्छा है। अगली सीट बिहार की चलते हैं, काराकाट सीट जहां पर राजा राम सिंह सीपीएम की टिकट पर है, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम। देखिए अब ये गठबंधन वाली सीट है जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट मिली है। ये सीट इसलिए दिलचस्प नहीं है क्योंकि ये दोनों मुकाबले में है। ये सीट दिलचस्प है क्योंकि पवन सिंह यहाँ चुनावी मैदान में। पवन सिंह कौन? अच्छा, भोजपुरी सिंगर है, एक्टर है। जिस दिन पहली लिस्ट आई बीजेपी की, उसमें पवन सिंह का नाम था कि ये तो आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद उनके वीडियो सारे आने लगे और उसमें मतलब जो उनके वीडियोस हैं, उसको कई वीडियोस बहुत अश्लील भी हैं और कई वीडियोस में उन्होंने बंगाली महिलाओं पर कुछ कहा था। उसके बाद से बीजेपी ने उनको तुरंत विड्रॉ किया। आसनसोल में उन्होंने एसएस अहलुवालिया को लड़ाया। पवन सिंह फिर निर्दलीय अब इस सीट पर लड़ रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा 2014 में यहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन 2019 में महाबली सिंह जो कि जेडीयू के नेता थे, उन्होंने इस सीट पर उनको हरा दिया था। अब इस बार उनका मुकाबला राजा राम सिंह से है और उपेंद्र कुशवाहा है। तो इस हॉट सीट कूल हवा किसके लिए बहती हुई? राजा राम सिंह के लिए बहती हुई दिख रही है आपको? जी, सीपीआई यहाँ से चुनाव लड़ रही है और ऐसा और मुकाबला कांटे का है, टक्कर का है कुशवाहा के बीच में। लेकिन पवन सिंह जी यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़े से पीछे, इन दोनों से भी वो पीछे नजर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पवन सिंह तीसरे नंबर पर हो सकते हैं? हाँ, इन दोनों से तो पीछे। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि देखिए, एक तरफ आप रविंद्र भाटी को बाड़मेर में देखते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर है, लेकिन पवन सिंह यूट्यूब वीडियोस के व्यूज में आपको आगे दिखेंगे, सोशल मीडिया पर आपको आगे दिखेंगे, लेकिन निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर अनुमानों के मुताबिक वो बहुत बड़ा कमाल करते हैं। वापस देखिए, ये डिस्कशन जो है ना, चर्चा, ये 4 तारीख के बाद होगी कि YouTube के व्यूज और वोट्स में क्या फर्क है। क्या व्यूज वोट्स में बदलते हैं या नहीं बदलते? इस बार ये एक बहुत बड़ा जो सबक है वो लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये YouTube पर लड़ा गया है बड़ी संख्या में, और लगातार एक के बाद एक YouTube पर वीडियोस डाले जाते थे, फिर उनके व्यूज देखे जाते थे। अब इस बार ये पता चलेगा कि वो जो व्यूज मिलते थे वो वोट्स में कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए। और उसमें एक आपको रायबरेली की भी बड़ी अच्छी सीट है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता होगा, जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है दिनेश प्रताप सिंह से जो बीजेपी के हैं। तो
इसके बारे में क्या कहना है आपका, इस सीट के बारे में? नहीं, रायबरेली सीट के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो हमने पाया उस दिन चुनाव के दिन वो कांग्रेस के पक्ष में हवा चलती नजर आई। और रायबरेली देखिए, सोनिया गांधी की ये पारंपरिक सीट है, इंदिरा गांधी के से पहचान है इस सीट की, जबकि वहीं अमेठी सीट की पहचान संजय गांधी से मानी जाती है। यहाँ पर गांधी परिवार से लगातार लोग जीतते रहे, ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी भी एक बार इस सीट से हारी थी, लेकिन बावजूद इसके सोनिया गांधी प्रचंड मोदी लहर में भी उत्तर प्रदेश की एक सीट जो कांग्रेस इंटैक्ट रख पाई वो थी ये रायबरेली वाली सीट, और शायद इसीलिए इतनी सुरक्षित सीट दी गई है राहुल गांधी को यहाँ पर चुनावी मैदान में। देखिए, सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म हुआ वो क्या हुआ कि वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद कैंडिडेचर रायबरेली से राहुल गांधी का अनाउंस हुआ, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह बहुत ज्यादा कमाल या चैलेंज वहां करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कम से कम अनुमानों के मुताबिक ये सीट भी उन्हीं की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाराबंकी चलते हैं, अगली सीट उत्तर प्रदेश की, जो पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया यहाँ पर चुनावी मैदान में है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और यहाँ पर राजरानी रावत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। अब ये बाराबंकी पहुंचते हैं, बाराबंकी भी मैं गई थी, वहां पर देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, तो वहां पर बड़े अच्छे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं और वाटर बॉटल्स जिसमें आपका पानी ठंडा रहता है, वो बॉटल्स, बहुत सारी दिलचस्प चीजें, लेकिन वो ठंडा पानी किसको पीने को मिलेगा प्रदीप जी यहाँ पर? थोड़ा आप देख के बताइएगा। हाँ। बाराबंकी में भी मुकाबला बहुत जबरदस्त है, कड़ा है, जैसे आप बता रही हैं। इस सीट के लिए मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए, इतना ज्यादा कड़ा मुकाबला है कि मुझे भी फिर से एक बार चेक करके बताना पड़ेगा कि इस सीट के ऊपर क्या हो रहा है। जी चलिए, कोई बात नहीं, हम आपको इस परिस्थिति से निकालते हैं और आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। देखिए, मेरठ की सीट, जहां पर टीवी सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और उनके सामने है सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये जो सीट है ये अचानक से इसलिए भी बहुत मशहूर हो गई क्योंकि यहां से एक तो अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे, और यहां आपको क्या लगता है प्रदीप जी, अरुण गोविल जब यहां से निकले थे तो एक उन्होंने ट्वीट कर दिया था और अगले ही दिन वो यहां से चले भी गए थे, तो लोगों ने उसका मतलब ये माना कि शायद वो हार रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ इस सीट पे तो नजर नहीं आया। ये सीट जो है काफी लोकप्रिय है बीजेपी के पक्ष में, जहां पर बावजूद इसके कि वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, बावजूद इसके कि दलित वोट वहां बहुत है। हाँ, दोनों है, और जाट भी वोट है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था क्योंकि बीएसपी सपा का गठबंधन था। इस बार जो आप कह रहे हैं बीएसपी चुनाव अलग लड़ रही है, उसकी वजह से दलितों का अच्छी बड़ी संख्या में वोट जो है बीएसपी ले रही है, और इन सब के चलते बीजेपी की राह यहाँ पर आसान है। तो राजेंद्र अग्रवाल जो कि लगातार 2009 से वहां से 3 बार से जीत रहे थे, उनको टिकट ना देकर, काटकर उनका टिकट, अरुण गोविल को टिकट देना एक सही फैसला साबित हुआ, अभी अनुमानों के मुताबिक दिखाई दे रहा है। 4 जून का इंतजार बहुत करना ही जल्दी होगा। एक सांसद के रूप में देखेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं जरूर कह रहा हूँ, और मेरे पास बाराबंकी का भी आ गया है आंकड़न। हाँ। तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी सी हवा ज्यादा, तनुज पुनिया के पक्ष में ज्यादा हवा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलो, तनुज पुनिया अगर हमें देख रहे हैं और अरुण गोविल जी भी अगर हमें देख रहे हैं तो उनके लिए बड़े काम की जानकारी है। उनके लिए आज की रात अच्छी, आज और कल वाली, अभी तो 2 रातें निकालनी है। चलिए गाजीपुर की सीट पर चलते हैं। मच टॉक्ड अबाउट सीट। गाजीपुर एक ऐसी सीट है जहां पर अफजल अंसारी पिछली बार बीएसपी के टिकट पर जीते थे, इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो मैदान में है, और मुख्तार अंसारी, ये हॉट सीट, कुल हवा वाली सीट में मुख्तार अंसारी की मृत्यु जो जेल में हुई उसके बाद से बहुत चर्चा में ये सीट है, क्योंकि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है चुनावी मैदान में, और वहीं पारसनाथ राय वहां पर चुनावी मैदान में है जो कि प्रोफेसर है। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, कट्टे और कलम के बीच की ये जंग है जो वहां पर चुनावी मैदान में लड़ी जा रही है। अब इस गाजीपुर वाली 2 ही सीटें हैं पूर्वांचल की 13 सीटों में से। गाजीपुर घोसी 2 सीट जो बीजेपी ने पिछली बार हारी थी, 11 सीटें आई थी बीजेपी की, 2 सीटें बीएसपी की झोली में गई थी, उनमें से एक गाजीपुर थी। इस बार इस हॉट सीट पर कूल हवा किसके लिए बहती हुई आपको दिखाई दे रही है? कड़े मुकाबले में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है इस गाजीपुर सीट के ऊपर।
एक बार फिर आप कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी इस बार पिछली बार बीएसपी के टिकट पर जीते थे और इस बार वो समाजवादी पार्टी के कड़ी टिकट पर टक्कर है, कड़ी टक्कर है, है। लेकिन कोई भी जीत सकता है, लेकिन थोड़े से चांस ज्यादा एसपी के, समाजवादी पार्टी के नजर। अब देखिए, सहारनपुर की सीट है आपके सामने। यहां पर राघव लखनपाल और इमरान मसूद, बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है बिल्कुल। और यहां आप देखिए, राघव लखनपाल भी बहुत होल्ड रखने वाले नेता हैं। 14 में चुनाव जीते थे राघव लखनपाल, लेकिन और इमरान मसूद ने, मैंने ऐसा सुना है कि इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। अच्छा चुनाव लड़ा, और इसके चलते कांटे की टक्कर है यहाँ। लेकिन यहाँ पे राघव जो है, बीजेपी जो है उससे बेहतर करती हुई नजर आ रही है। और जब आप बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के लिए जो भाषा का इस्तेमाल इमरान मसूद ने किया था वो उनकी जुबान पर आता है। वो बोटी बोटी वाला जो उनका बयान था उसको लेकर बहुत चर्चा होती है, उन पर हमले किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी नजर में फिलहाल ज्यादा पॉपुलैरिटी राघव लखनपाल की, कांटे की टक्कर है यहाँ पे। कांटे की टक्कर है। बहुत राघव जो है जबरदस्त। बड़े युवा हैं, बड़े गुड लुकिंग सांसद वो पहले भी रहे हैं, और उनके लिए अच्छा, अगर वो हमें देख रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। चलिए उत्तर प्रदेश की अगली सीट पर आपको लिए चलते हैं। मैनपुरी की ये सीट है जहां पर इस बार डिंपल यादव को परिवार की विरासत एक तरह से सौंपी गई है। कन्नौज वो पिछली बार हारी थी, इस बार मैनपुरी से उन्हें टिकट दिया गया है। जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिएगा, जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ चुनावी मैदान में है। मैनपुरी एकमात्र ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी आज तक हारी नहीं और भारतीय जनता पार्टी आज तक जीती नहीं। अब ऐसे में जयवीर सिंह क्या इस बार कमाल कर पाएंगे? कन्नौज तो बीजेपी के सुब्रत पाठक ने छीन लिया था डिंपल यादव को हराकर, इस बार वहां पर मुकाबला अखिलेश यादव से है। लेकिन मैनपुरी, जो कि हालांकि बार बार बीजेपी कहती है कि देखिए वहां पर तो सीधा जो पार्टी के मुखिया थे उनका हमने मार्जिन, मुलायम सिंह यादव का मार्जिन इतना कम कर दिया था जीत का, इस बार हम हरा देंगे, ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि मैनपुरी सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी के पक्ष में अच्छी खासी हवा नजर आ रही है। अच्छा, तो उनका गढ़ है, यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है? मुझे नहीं लगता यहाँ कोई सरप्राइज है। ये उनका गढ़ है, यहाँ पर कोई सरप्राइज नहीं है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहाँ की आसनसोल सीट बहुत दिलचस्प है। आसनसोल एक ऐसी सीट है जो टीएमसी कभी जीती नहीं थी। 2022 में पहली बार उपचुनाव में जब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पटना साहिब रविशंकर प्रसाद से हारने के बाद टीएमसी में आए और टीएमसी ने उनको उपचुनाव में ही दे दिया कि आप वहां चुनाव लड़िए। आसनसोल सीट उन्होंने टीएमसी के लिए पहली बार 2022 में जीती। शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पवन सिंह से बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया और ये टिकट मिल गया वहां पर एसएस अहलूवालिया को, जो दुर्गापुर से पहले ही वहां से जीत चुके थे। उनकी सीट बदली गई। एसएस अहलूवालिया वर्सेस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये तो थम्स अप दिख रहा है उधर। यहाँ तो थम्स अप दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में। इस बार कम से कम, जो पिछली बार जैसे आपने बताया 19 के चुनाव में बीजेपी जीती थी, बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन करी, शत्रुघ्न सिन्हा जीते, और वापस एक बार पुनः ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के पक्ष में हवा जो है वो बेहतर है। जी, तो शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने चिर परिचित अंदाज में जो डायलॉग मारते हैं, खामोश, वो डायलॉग इस बार मार नहीं पाएंगे वो, ऐसा लग तो नहीं रहा अभी तक। जी। अब एक और सीट पर लेकर चलते हैं आपको, बहरामपुर, जहां पर मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान का मुकाबला है निर्मल साहा से। यूसुफ पठान को टीएमसी से उतारा है ममता बनर्जी ने, और निर्मल साहा जो हैं वो बीजेपी से हैं। और इस बार लेकिन इस सीट की चर्चा ज्यादा इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी हैं, तो इसलिए ये इतना एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। और इसमें लोग ये ज्यादा जानना चाहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो है यहाँ से कितनी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सीट ऐसी होने वाली है 4 जून को कि इस सीट का जब तक डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ना कर दे तब तक हम किसी को भी ये मानना नहीं चाहिए कि कौन जीत गया। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। तो यूसुफ पठान मतलब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वहाँ। यूसुफ पठान भी कर रहे हैं, और इन दोनों के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है बीजेपी आगे आ जाए, ये स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपको त्रिकोणीय कहा, वो ऐसा ट्रायंगुलर फाइट अगर होता है तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। कोई भी 1, 2, 3 हो सकता है। मैं किसी के फेवर में कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पे मेरी स्थिति ही नहीं कहने की। इतना जबरदस्त मुकाबला इस सीट के ऊपर है, इसलिए कह रहा हूँ। तो इरफान पठान और यूसुफ पठान जो पठान ब्रदर्स हैं, वो अगर हमें इस समय देख रहे हैं तो ये उनके बड़े काम की जानकारी है कि कांटे का मुकाबला है, और इसमें तो बिल्कुल हमें आखिर तक, आखिरी बॉल तक ये मुकाबला जाएगा। आप ये कहने की कोशिश बिल्कुल, जब तक ये बोर्ड पे, स्कोर बोर्ड पे लिख ना जाए कि फलाना पार्टी जीत चुकी है, जब तक मानिएगा नहीं। काउंटिंग के बेस पे मत मानिए। जी। तो
अगली सीट है कृष्णानगर की सीट, जहां पर अमृता राय और महुआ मोइत्रा के बीच का मुकाबला है। और आप जानते हैं महुआ मोइत्रा बड़े विवादों में रही और इस बार दोबारा से जीतना उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ क्या दिखता है आपको? यहाँ पे देखिए, ये माइनॉरिटी बाहुल्य सीट है। बाहुल का मतलब है 40%, बाहुल तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी 40% बहुत बड़ी संख्या होती है। हराने और जिताने के लिए काफी बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने भी इस सीट पे थोड़ा ठीक किया है और ऐसा लग रहा है कड़े मुकाबले में कोई भी जीत सकता है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर करती हुई नजर आ रही है कड़े मुकाबले में। बहुत बड़ा फेरबदल कहलाएगा, क्योंकि 2009 से टीएमसी ये सीट लगातार जीत रही है और कल्याण चौबे को बीजेपी के महुआ मोइत्रा ने 2019 में इस सीट पर हराया था। बावजूद इसके कि मुस्लिम पॉपुलेशन इतना हाई है, अगर बीजेपी वहां पर जीतती है तो ये भी एक हिस्टोरिक टर्न होगा। और लेकिन हम ये कह नहीं रहे कि जीतेगी, जीत भी सकती है, अनुमान है, हार भी सकती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा हार रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा महुआ मोइत्रा हार रही, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के पक्ष में थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी हार भी जाएगी या महुआ मोइत्रा हार जाएंगी। कुछ भी हो सकता है, ये भी वैसी वाली सीट है, कड़ा मुकाबला जी। तो ओवरऑल ट्रेंड जो हम देखें, जितनी हॉट सीट्स हमने देखी है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कई जगहों पर कि जिन राज्यों में बदलाव है, जाहिर तौर पर कई जगहों पर स्टेटस को है, तो दूसरी तरफ जहां पर आप बंगाल जैसी सीटों में देख रहे हैं, मतलब अगर इसको आप एक साल पहले कहते कि टीएमसी महुआ मोइत्रा वहां से हार जाएगी, शासन हो गया, विश्वास नहीं करते। राजनीति का बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि शीर्षासन वो हुआ है। पर प्रदीप जी, पिछले 3 चुनावों में अगर हम देखें, अगर अब हम लार्जर पिक्चर की बात करें, ये वाला जो चुनाव है, ये आपको बाकी चुनावों से अभी तक 19 के 14 के चुनावों से कुछ अलग लगा, मुश्किल लगा या आसान लगा? नहीं, देखिए, तीनों चुनाव में कम से कम इस चुनाव में भी हमारे एग्जिट पोल में ये आ रहा है कि एनडीए बीजेपी अच्छी खासी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। तो 14, 19 और 24 तीनों चुनाव में मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं लगा। हाँ, राज्यवार राज्य देखें, खासकर इस समय इस 24 के चुनाव में दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन कर्नाटका और बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर जो एक बदलाव नजर आ रहा है बीजेपी के पक्ष में। हर जगह बदलाव होगा ये जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु और केरला में तो बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन जिस हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियां बैकफुट पे जाते दिख रही, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पूरे टोटल जो मैंने दक्षिण और पूर्वी भारत की बात करी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, नहीं समाजवादी तो यहाँ पे नहीं, लेकिन दक्षिण वहाँ पे टीएमसी, बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी, बीआरएस और ये 4 पार्टियां एआईडीएमके। रीजनल पार्टीज में असल में यही तो बची थी, बाकी तो सब वैसे ही सत्ता से बाहर बैठी। एआईडीएमके, तो ये अपने आप में इन्होंने पार्टियों ने राज किया, इनके मुख्यमंत्री रहे हुए। एआईडीएमके तो पिछली बार भी एक ही सीट लाई थी, तो उनकी तो पिछली बार ही डेसिमेशन हो गया था। लेकिन ये 4 पार्टियां जो आपने कही, वो वाकई पूरी तरह से जो सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए उनका पतन एक तरह से होता हुआ इस लोकसभा चुनाव में देखा है। मेरे 2 प्रश्न है इनसे जल्दी। प्रदीप जी, क्या ये जो आपका सबसे बड़ा फाइंडिंग लोकसभा चुनाव के नतीजों में हम देखें तो वो ये इशारा कर रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है नरेंद्र मोदी के लिए, और दूसरा आपने कहा है कि एसटी और जो ओबीसी है वो तो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन एससी विपक्ष की तरफ जाते दिख रहे हैं। तो क्या जो रिजर्वेशन पर डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल किया गया, उसका असर भी माना जाए? 2 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न तो ये स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी संतुष्टि, लोग ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के पक्ष में नजर आ रही है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया गया जिसको आप एंगर कहते हैं कि भाई सारे करके बदल डालो, चाहे सामने कोई भी हो बदल डालो, वैसी कहीं कोई स्थिति नजर नहीं आई किसी भी राज्य में। दूसरी जो बात बड़ी जो नजर आई, मैं आपको और सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हम सबको पता है चुनावों के, लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया जब वो इंडिया गठबंधन की कल्पना की और सारी विपक्षी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की, और ये कोशिश में ये कहा गया कि विपक्ष की तरफ से एक प्रबल मजबूत उम्मीदवार दिया जाएगा
और अच्छा खासा एक मोमेंटम बना। उसके बाद कर्नाटक का चुनाव भी जीत गई कांग्रेस। हकीकत क्या है जमीन पे आप ये देखिए, बिल्कुल इसके उलट हो गई। कहने का मतलब कि गठबंधन कहां पर हुआ, केवल कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन सोशल मीडिया पर नहीं, ज्यादा बड़ा दिख रहा है। हरियाणा में सीट शेयरिंग हरियाणा में हुई, दिल्ली में सीट शेयरिंग हुई, लेकिन बीएसपी का नहीं होना सीट शेयरिंग के कोई मायने नहीं रह जाते थे यूपी में। वहीं आ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब 100 सीटों के आसपास गठबंधन हुआ। हाँ। और 385 सीटों के ऊपर गठबंधन नहीं हुआ। 358 ना, 385 सब मान लीजिए। हाँ, आप ठीक है, अब मिला कश्मीर में भी वो अलग अलग लड़ रहे हैं। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग अलग लड़ रहे हैं। ठीक है। तो अब मैंने सारी की वो 1 बाई 1 की बात तो नहीं हुई पश्चिम ना। बंगाल इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल छोड़ दिया, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य छोड़ छूट गया, बहुत सारे राज्य ऐसे छूट गए। कर्नाटक में उसके उलट बीजेपी ने ज्यादा गठबंधन कर लिए। छोटी छोटी बीडीजीएस जैसी केरला पार्टी के अंदर बीजेपी ने गठबंधन किया। आरएलडी उत्तर प्रदेश में उसके साथ गठबंधन कर लिया। जेडीएस के साथ कर्नाटका में कर लिया। सबसे बड़ा जो है आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ। तो कितनी इसको बड़ी आप ये बात कह है। सकते हैं बड़े स्कोर में ये सिंगल्स की तरह है, 1-1, 2-2 रन बीजेपी ने ज्यादा बना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो कल्पना थी उसके बिल्कुल उलट हुआ। वो कल्पना सफल नहीं हो पाई, वो 30 प्रयास सेकंड में सफल आप नहीं हो पाया। इसका जवाब दे सकते हैं कि एक जो ट्रेडिशनल थ्योरी चलती थी वो ये थी कि 2019 में क्योंकि पुलवामा हो गया था, हाँ। इसलिए बीजेपी 303 पे आ गई, वरना बीजेपी 250 से नीचे ही रहती। उस वक्त ऐसी थ्योरी चल रही थी। तो लोग कहते थे कि पुलवामा, इस बार तो कोई पुलवामा भी नहीं हुआ और इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग वहां से इसको कंपेयर करके देख रहे थे। क्या आपने वो उस वक्त ऐसी कोई पीक देखी पुलवामा की वजह से जो इस बार नहीं थी, या इस बार वो पहले से बनी बनाई थी? सुधीर जी, मैं लगातार पिछले 5 साल में कम से कम 100 बार टीवी चैनल पे बैठ के ये बोल चुका हूं कि जो 2019 की विक्ट्री थी बीजेपी की, वो पुलवामा का इफेक्ट नहीं थी। वो थोड़ा बहुत इफेक्ट इतना था कि उनके वोट शेयर में इजाफा हो सकता है, बट जीत और निर्णायक जीत में बिल्कुल नहीं थी। 352 सीटें एनडीए को मिली थी। तो मैं मानता हूं यदि पुलवामा नहीं होता तो जो मामूली अंतर से बीजेपी जीती है वो शायद 340 सीट होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत उसका परिणाम यदि ये आंकड़े सही होते हैं 4 जून को तो मिल जाएगा सबको। अब तो कोई पुलवामा नहीं था और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसके देखिए, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है अगर आपका एग्जिट पोल सही है तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो ये आज कौन बनेगा चैंपियन का दूसरा संस्करण आपके लिए था, और अब से लेकर 4 जून तक हम लगातार कौन बनेगा चैंपियन के अलग अलग संस्करण लेकर आपके साथ आते रहेंगे। कल एक बार फिर से हमारी और अंजना की और प्रदीप जी की आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, और हम लगातार इस चुनाव के नतीजों को, इसका पोस्टमार्टम करते रहेंगे, इसको डाइसेक्ट करते रहेंगे और सरल भाषा में आपको हम समझाते रहेंगे। नमस्कार।